पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का, वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था, खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है। हाँ। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आया रहा ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहां से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता, आज भी नहीं आता इतना, तो हम देख के कैमरा उमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको। उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था। तो 6 महीना इसी में लग गया, जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया। उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा, तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे? वो तो 1 दिन 2 दिन करते करते अचानक लंबा हो गया। तब हमको याद आया कि ओहो, मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा। आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ये बात हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां खत्म नहीं हो जाती। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना। वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है, सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रहे यार, तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पे। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है खान सर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका। किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है, इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं? क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। हाँ, कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है।
मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो करके। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं है आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा? पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you, sir. My day is like complete, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you. पूरा बोला करो। Thank you. देखिए, लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना, तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहां पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो। और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम पढ़ाई करता लिखाई है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो। यहाँ पे कैमरे पे ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे। उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं, तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर, आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है। बाकी अब सर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है, और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती है? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं। हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अरे इतना क्यों करते हो, है ना? क्योंकि उनको भी साथ साथ लगना पड़ता है ना। उनको साथ साथ लगना पड़ता है। हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते। दिन में सोते ही नहीं है, बेचारा कहीं कहीं जाके सोते रहता है। तो हम सीट बांध दिए कि भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है अभी? मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है। तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे
कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में आया सीधा बताओ, गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ पे पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज्यादा गलत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। जैसे आपने 4 लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है। क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है? ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है। उसके बाद में रिसर्च करनी है और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। उसको आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो। अब फंस गए ना तो फंसा दो अपने आप को। दिमाग ये लगाओ कि अपने आप को कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो चीज टलती चली जा रही है। तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर 1। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता, वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है। हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जाम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए, कभी नहीं, लाइफ में आखिरी सांस तक। सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जौन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। हाँ सर। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जैसे हमने के पढ़ाई करे नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कंप्लीट ना होला। अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ, वो चीज़ हमेशा रहेला। तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा।
अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया, फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो मेरा। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। हाँ। जैसे एक माँ है, उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल। जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना है? रास्ता ही नहीं था। घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपए चाहिए थे, जेब में 40 रुपए थे, कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए। रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते, गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था। तुम खटखटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तुम कहीं 9-10 बज रहा होगा, घड़ी देखिए तो 2 बज रहा था, रात का 2-2:30 बज गया था वहाँ। टेंशन में आप तो होता है, कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे आप कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहां पर, आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी, बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए। तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है। तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूं, एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूं। ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपए किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को, अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपए कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपए अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपए की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते रहता है, इसे फ्लो में बन जाता है। आपके अंदर ना सर एक कवि छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर आना चाहता है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ? हाँ, कभी कभी देखिए, एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है।
बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना, हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए, ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार, लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं, आप बहुत बड़ा टीचर हो गए। खान सर की एक क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फ़र्क होता है। अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है। तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब एंड टाइम पर दिखे। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ? यही होता है सर का मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनना। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच जी। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी है वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। ओ, तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात? पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात? और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा, मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है। ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था, कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया। हमारी ऑफिस उड़ा दिया सब। एक तो पास में आके गिरा और नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड है, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलना।
हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से हैंसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। अब तो ऐसा नहीं है, हर जगह ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है। राजनीति में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा वहाँ पे, कर देंगे हम यहाँ पे। विवेक सर, आपके बारे में उन्होंने सुना एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे। कौन वापस लेके आया आपको? फिर कहाँ तक पहुंच गए थे आप? नहीं, मैं एमबीए की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा। और वहाँ सेवा करना, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली एमबीए वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। वाह। और मैं वहाँ भगवत गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरुजी का आदेश था कि आप भगवत गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। हमारे बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कोवी, जिनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबने पढ़ी होगी। उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवत गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है, और भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं। मुझे लगा बहुत कठिन होगा, पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। 1, ये 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3, 4, 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ, वो कृष्ण ने दिया था। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया था। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई। वो मुझने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया, और डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो उस डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूँ अपने साथ। कहाँ सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल, और नीचे जाके बड़ा पाव खाने गए आप रेडी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहां जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब, इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं। लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू में हमको लगता था जब कि अरे यार हमारी पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। आप पटना से है ना? हमें भी पटना पसंद है। बस कोई पटाने वाला चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतना जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। बुढ़िया तो शर्म नहीं आती, आते ही फ्लर्ट शुरू कर दिया ना तूने। तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते। आपसे एक काम था छोटा सा, कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? गुरुजी हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो।
विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए जो आदमी आपको मैं बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं आप तीनों से नाराज हूँ। क्यों, क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है, जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना ही क्यों जरूरी है? कुछ और कीजिए, रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है फिर मोटिवेट से ही चला लेंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बुरा बात नहीं है, हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी, हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा। आई वांट टू आस्क खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में। जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन के छत पर लगी ये जालीनुमा आकृति आखिर ये क्या करती है, और चोरी से बचने के लिए रेलवे ने अपने पंखों को 110 वोल्ट क्यों कर दिया, और ट्रेन का जो एसी होता है ये कितने टन का होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है, और ये इसके नीचे इस तरह से सिलिंड्रिकल ड्रम क्यों लगाए रहते हैं। कोच के बाहर यहाँ लिखा रहता है साइड फीलिंग, इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ लिफ्ट हियर क्यों लिखा जाता है। रेलवे अपने ट्रेनों में से इस तरह के स्क्रू कपलिंग को हटाकर सीबीसी कपलिंग को क्यों करना चाह रहा है, और ट्रेन के अंदर लगे इस लाइट्स का मतलब क्या होता है जो बीच में लगे रहते हैं। साथ ही रेलवे अपने टॉयलेट को जो CDTS टॉयलेट थे इसको हटाकर ये अभी कन्वर्ट करने जा रहा है बायो टॉयलेट में। रेलवे अपने आधुनिक ट्रेनों से इस साइड बूफर को क्यों हटा दिया, और ये क्या करते थे साइड बूफर, अब नए ट्रेनों में ये साइड बूफर को क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आप देखे होंगे किसी ट्रेन के साइड में यहाँ पीले रंग की पट्टी बनाई गई है, जबकि आप इस ट्रेन में देखेंगे तो यहाँ कोई भी पट्टी नहीं बनाई गई है। किसी ट्रेन के आप बोगी पे देखेंगे तो ऐसे लाइनिंग ये क्यों खींची गई रहती है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रेन में सफर के दौरान आप ट्रेन के छत पर इस तरह एक जालीनुमा आकृति देखे होंगे, इसे रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। आपको पता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसमें गर्म हवा बनने लगती है, और ये गर्म हवा ट्रेन के ऊपर जाती है, जिस वजह से इसको निकालना जरूरी है, नहीं तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए जाली दे दिया जाता है, और इसको ऊपर की ओर ट्रेन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से निकलने का रास्ता दे दिया जाता है, और उसको केवल इस तरह से ढक दिया जाता है कि बारिश के दौरान डायरेक्ट पानी अंदर ना आए। तो इसे हम लोग रूफ वेंटिलेटर सिस्टम कहते हैं। आप एक और चीज देखे होंगे कि ट्रेन के पंखे या बल्ब आपके घर में बिजली से नहीं चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले लोग ट्रेन की लाइट पंखे चोरी करके लेके चले जाते थे, तो रेलवे ने दिमाग लगाया। रेलवे ने कहा कि लोगों को घर में या तो 220 वोल्ट की एसी करंट रहती है, और लाइट कट जाती है तो लोग डीसी चलाते हैं। तो डीसी अमूमन 12 वोल्ट का रहता है, मीडियम लेवल की कोई भी मशीन 24 वोल्ट की बड़ी चीजें रहती हैं, और 5 वोल्ट के छोटे छोटे खिलौने वगैरह रहते हैं। यानी रेलवे समझ गई कि एसी अगर घर में चाहिए तो 220 वोल्ट, और डीसी चाहिए तो 24 या 12 चाहिए। तो रेलवे ने दिमाग लगाया, रेलवे ने अपने पंखे तथा बत्ती को 110 वोल्ट डीसी दे दिया। अब किसी के घर में 110 वोल्ट डीसी रहता ही नहीं है, अब क्या करिएगा ले जाके ये, तो ये आपके लिए एकदम बेकार हो गया। इससे रेलवे की सामानों की चोरी रुक गई। ये 110 वोल्ट डीसी कहाँ से आता है, तो ट्रेन के नीचे लगे इस बैटरी बॉक्स से आता है। आप ट्रेन के नीचे देखे होंगे इस तरह से एक बैटरी बॉक्स लगी रहती है, इसी बैटरी बॉक्स से आता है। और आप गौर किए होंगे कि ट्रेन के जितने चार्जर वगैरह होते हैं ना ससुरे आधे से ज़्यादा तो जले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी अगर आप वोल्टेज को कम करिएगा तो धारा यानी करंट बढ़ जाएगा। अब ट्रेन में 110 वोल्ट रहता है और घर में 220 वोल्ट, यानी ट्रेन का वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने से उसमें धारा बढ़ जाती है। इस वजह से तार के जलने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे ट्रेनों में लिखा रहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल इत्यादि को चार्ज में न लगाएं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि चार्ज में लगाकर अगर आप सो गए हैं तो ज़्यादा देर तक उसमें सप्लाई रहेगी तो बहुत ज़्यादा धारा जाने से उसमें आग लग सकता है।
कोच के अंदर की बैटरी को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस तरह से एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है। आप ट्रेन में देखे होंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं। ग्रीन का मतलब एकदम मेंटेन है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है। येलो चार्जिंग मोड में रहती है और अगर रेड जलने लगा है तो समझ जाइएगा कि भाई आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ट्रेन कोच का जो बैटरी होता है वो डीसी देता है और ये जो डीसी होते हैं ये कम वोल्टेज पे दिए जाते हैं, लगभग 110 वोल्ट पर दिए जाते हैं। आपको पता है कि जब भी वोल्टेज कम रहता है तो धारा ज़्यादा हो जाती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट का डर होता है। आप ट्रेन पर पायदान के पास देखिएगा, एक और लिखा रहता है साइड फीलिंग और एक और लिखा रहता है लिफ्ट हियर। वो कहीं भी लिखा रहता है, मतलब जनरली ये पायदान के पास लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो पहले लिफ्ट हियर समझिए। लिफ्ट का मतलब उठाना, यहाँ से उठाइए, यानी यहीं से बोगी को उठाया जाता है ऊपर कोच को अलग करने के लिए। जैसे मेंटेनेंस के लिए ट्रेन जाती है तो उसके बोगी को उठा लिया जाता है, मतलब कोच को उठा लिया जाता है और बोगी को साइड में कर दिया जाता है। तो उठाने के लिए आखिर कहां पर आप क्रेन फंसाइएगा, वहीं ना फंसाना होगा। पता चला कहीं और फंसा देंगे तो अंदर का कोई इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। तो फंसाने वाले जगह को इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है लिफ्ट हियर। यहां देखिए उठा लिया गया, ये ऊपर उठ गया और इसकी जो बोगी जिसमें चक्कर रहता है उसे बोगी कहते हैं, बोगी बाहर निकल जाएगी। अब साइड फीलिंग का मतलब समझते हैं। साइड फीलिंग का मतलब होता है, साइड मतलब इस साइड से, फीलिंग मतलब भरिए। ये पानी भरने के लिए जगह दिया होता है साइड फीलिंग, ताकि टंकी में पानी को आप भर सके। पानी भरने की व्यवस्था रेलवे के हर स्टेशन पे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था रहती है। इसके लिए आप देखेंगे 4 इंच मोटा एक पाइप रहता है जिसमें से ये फ्लेक्सिबल पाइप निकले रहते हैं। इन पाइप की मदद से हम यहाँ से रेलवे का कोई स्टाफ इस साइड फीलिंग जहाँ रहता है वहाँ उस पानी को भरने लगता है। ये पानी कहाँ जाता है? तो ये उस कोच के टंकी में जाता है। एक कोच में 4 टंकी रहती है, 2 इस साइड के बाथरूम में, हर बाथरूम की टंकी अलग रहती है। तो 2 इस साइड में, 2 इस साइड में रहती है, यानी टोटल 4 टंकी रहती है। और एक टंकी की जो कैपेसिटी होती है वो 500 लीटर रहती है और इसको भरने में 20 मिनट का समय लगता है। तो ये आप देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 500 लीटर की एक रहती है। ऐसे ऐसे 4 टंकी रहता है क्योंकि 4 बाथरूम रहता है एक डिब्बे में, तो टोटल 2000 लीटर इसमें भरा जाता है। लगभग 20 मिनट में इसे भर दिया जाता है। ये रेलवे स्टाफ का काम होता है कि जैसे ट्रेन आके लगेगी तुरंत उसको भरना है, इसीलिए उसे ढूंढना न पड़े ताकि ट्रेन लेट ना हो। वहां स्पष्ट लिख दिया जाता है साइड फीलिंग, यहीं से आप उसको भरिए। लेकिन ससुरा एक दिक्कत आ गया, एसी का जो डिब्बा होता है ना उसमें यहीं पर एसी लगा रहता है। अब बताइए, जहां टंकी बनाना था वहां एसी लग गया, अब क्या करेंगे? एसी के डिब्बों को देखिएगा तो इस साइड में ये थोड़ा सा पचके होते हैं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा, ये ना ये साइड से ये थोड़ा सा पचका हुआ है। क्यों पचका है? क्योंकि वहां टंकी नहीं है, वहां पर क्या लगा हुआ है? एसी। जबकि आप नॉर्मल ट्रेनों को देखेंगे जिसमें एसी नहीं है, वो एक बराबर रहते हैं सब। अब यहाँ एसी लगे होने की वजह से हमको टंकी कहीं और सेट करना पड़ेगा, इसीलिए टंकी नीचे सेट कर दिया जाता है, जिसे 2 ड्रम सिलिंड्रिकल टाइप के दिखाई देते हैं, जिसे वाटर टैंक है, इसी में से पानी का यूज किया जाता है। अब ये जो एसी लगे होते हैं इसे हम कहते हैं रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ये 2 ठो एसी होते हैं, एक इस दरवाजे के ऊपर होते हैं, एक उस साइड के दरवाजे पर होते हैं। हर एसी की क्षमता 7 टन होती है, इसलिए एक ट्रेन के कोच में एक डिब्बे में 2 एसी है, अतः 7 दूनी 14 टन इनकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। ये चलते हैं 415 वोल्ट के 3 फेज एसी सप्लाई से। इन्हें जनरेटर द्वारा दे दिया जाता है 3 फेज एसी सप्लाई। देखिए ट्रेन के जो पानी भरा जाता है जनरली किसी डिब्बे में ऊपर की ओर टंकी रहता है, जबकि एसी वाले में नीचे रहता है। इस पानी को अमूमन कोई पीता नहीं है, ज्यादातर लोग हाथ वगैरह धोने या बाथरूम के काम में इसे लेते हैं। अब बाथरूम से रेलवे को बहुत बड़ा दिक्कत था, लोग बाथरूम करते थे, टॉयलेट बाथरूम, तो उनका जो वेस्टेज था वो पटरी पे गिरता था, जिससे पटरियों को जंग लग जाता था। तो जो